नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत कश्यप, क्लास 9th बी से, और आज की मेरी प्रेजेंटेशन बेस्ड है डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया पर, यानी हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर। तो आइए जानते हैं कि इनके बारे में बात करना जरूरी क्यों है। इनके बारे में बात करना जरूरी इसलिए है, ये हमें सिखाते हैं कि हमें खड़ा कैसे होना है, ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी बात आगे कैसे रखनी है, ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपने ही देश में खुद से रक्षा कैसे करनी है, और ये हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। तथा ये इतना ही काम नहीं करते, ये समाज के पिछड़े हुए लोगों को आगे भी लाते हैं, और वो आपको पता चलेगा। तो आइए जानते हैं मेरे साथ डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया के बारे में। क्या बना दिया मैंने? What are democratic rights? Democratic rights are the rights given by government. Democratic rights वह अधिकार हैं जो हमें सरकार द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं। Listed in our constitution for freedom, protection, equality and etc. services. They are essential because they gives us right to present ourselves and taking stand in front of government and protection against misuses of power. ये हमारे संविधान में लिखे हुए हैं और ये हमें बताते हैं कि हमें जब पावर का मिसयूज हो, चाहे वो पावर सरकार की ही क्यों ना हो, तो उसके सामने विरोध में खड़ा कैसे होना है और उसे कैसे सुधारना है और अपने आप को कैसे बचाना है और अपने आप के लिए स्टैंड कैसे लेना है, यानी अपने आप को खड़ा कैसे करना है उन चीजों के आगे। How many democratic rights do we have? जी हाँ, हमारे पास कितने अधिकार हैं? अगर इसकी बात करी जाए या फिर यह पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास गिने चुने अधिकार नहीं है, ना ही ये अधिकार किसी फिक्स अमाउंट में है। ये अधिकार बदलते भी रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं, इसलिए इनकी कोई संख्या नहीं है जो कि फिक्स हो यानी स्थिर हो। There is not a fixed number, but there are 6 key of democratic rights in India. लेकिन तब भी हमारे जो अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके 6 चिन्ह हैं। आइए इन्हें समझते हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम यानी आजादी का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड छठा और आखिरी, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आइए हम एक के बाद एक हर अधिकार के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि ये अधिकार हमें प्रदान क्या करते हैं, किस तरीके से हमारे हित में कार्य करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में लिखा हुआ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो राइट टू इक्वालिटी है वो सबको समान अधिकार देने की बात करती है और कहती है कि कास्ट के बेस पर यानी जाति के बेस पर, धर्म के बेस पर या फिर किसी भी चीज के बेसिस पर किसी से भी दुर्व्यवहार न किया जाए, उसे पीछे ना छोड़ा जाए और उसको ऐसा महसूस ना होने दिया जाए कि वह हमसे अलग है, उसको भी इक्वल रखा जाए। अब मैंने आपको बताया था कि यह जो अधिकार हैं वह सिर्फ यह हमारे हित में ही कार्य नहीं करते, बल्कि समाज से पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने का भी काम करते हैं। तो वह इसमें है। राइट टू इक्वालिटी सिर्फ इस चीज के बारे में नहीं है कि कैसे जाति, धर्म या फिर किसी और चीज के बारे में अलग किया जाता है, इस चीज के बारे में नहीं है। राइट टू इक्वालिटी के तहत सरकार इन चीजों पर भी काम करती है। जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, ST, SC, OBC, उन्हें समाज के उच्च वर्ग के लोगों के साथ लाना। और आप देखते भी हैं रिजर्वेशन जो आप देखते हैं एग्जाम्स में, सीट्स में, वो राइट टू इक्वालिटी के तहत ही होती हैं ताकि वे इक्वल आ सकें। और आज भी रिजर्वेशन है क्योंकि ये अभी भी चल रहा है। ST, SC, OBC इन सबको इक्वल में लाना जो उच्च वर्ग हैं। तो इक्वालिटी यह कहता है। आइए अब दूसरे जो अधिकार हैं उनके बारे में जानते हैं। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जी हाँ, बोलना एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं
और सोचिए अगर आपको बोलने के लिए ही नकार दिया जाए तो कितनी गलत बात होगी। इसलिए राइट टू फ्रीडम के तहत आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने को, अपने आप को प्रस्तुत करने को और अपनी बातें बोलने की छूट है। राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। राइट, और जो इसमें ये हमें बताते हैं कि कैसे हम शांति से कहीं भी रह सकते हैं और इंडिया के किसी भी भाग में जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने अपने ही लोगों को ऐसे कई भाग थे जिनमें जाने की वो दे रखी थी परमिशन, लेकिन हम नहीं जा सकते थे। लेकिन उसी चीज को देखा और वो चीज हटा दी गई। अब आप इंडिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, कोई आपसे आपका जाति, कोई आपसे धर्म या फिर किसी और चीज के बारे में नहीं पूछेगा, और ये राइट टू फ्रीडम के तहत है। और अगर आपसे कोई पूछता है या उसकी वजह से आपको कहीं जाने के लिए मना करता है, अगर आप लीगली जा रहे हैं तब भी मना करता है, तो उसके ऊपर मुकदमा भी चल सकता है राइट टू फ्रीडम के तहत। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जी हाँ, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। पहले ऐसा नहीं था, कई ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट थी जहां पर हर कोई नहीं जा सकता था, लेकिन अब सरकार ने ऐसा नहीं किया है। हमारे संविधान ने भी खुद कहा है कि आप जिस प्रोफेशन को फॉलो करना चाहें, जो बनना चाहें वो बन सकते हैं, आपको छूट है। तो राइट टू फ्रीडम के तहत हमें ये सब अधिकार मिलते हैं। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, अपने बात को कहीं भी प्रस्तुत कर सकता हूँ, अपने आप को प्रस्तुत कर सकता हूँ और किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकता हूँ। राइट टू फ्रीडम के तहत मुझे यह अधिकार और छूट मिलती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 से 24 में ये है, फोकस ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, लाइक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। अब एक्सप्लॉइटेशन यानी कि किसी पर दबाव डालना, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब किसी को खरीद लेना, दबाव डालना या जबरदस्ती उस पर काम करवाना, और उसी का एक एग्जाम्पल है चाइल्ड लेबर। जी हाँ, चाइल्ड लेबर जब छोटे छोटे बच्चों से उन पर बोझ डालकर उन्हें उनके साथ सख्ती से पेश आकर उनसे काम करवाया जाता है बड़ी बड़ी माइंस में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, जो उनकी जान के लिए बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। तो वो भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ है, क्योंकि इसके तहत यह करवाना कानूनन मना है। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहता है कोई भी आपसे दबाव में कोई काम नहीं करवा सकता जब तक आप खुद ना चाहें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 में यह गणित है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत देश है, वह सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, यानी कि धर्म का कोई भेदभाव नहीं। जो जिस धर्म में जाना चाहता है, जिस धर्म को फॉलो करना चाहता है, जिस रिलीजन में अपना इंटरेस्ट रखता है, उसे अपना सकता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यही कहता है, एक्सप्लेन दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। हर एक नागरिक के पास है जो धर्म वह चाहे उसको अपनाने का, और ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत उस नागरिक को छूट है, उस नागरिक को अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 29 से 30 तक। प्रोटेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमें, जैसा कि हम हैं, तो हमें पढ़ने का अधिकार प्रदान करते हैं। पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, या फिर बड़े उच्च वर्ग के लोग ही पढ़ते थे, ऐसा हुआ करता था। लेकिन संविधान में साफ सीधे तौर पर इस राइट के बारे में लिखा हुआ है, अब हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। एक स्तर आयु तक यह जो सरकार है वो आपको पढ़ने के लिए अधिकार और छूट प्रदान करती है। जैसे कि आप हमें ही देख लीजिए, हमें सरकार द्वारा पढ़ने का अधिकार दिया गया है, और उसी अधिकार को लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं और हम सब एंट्रेंस देकर आए हैं। वो क्योंकि सरकार द्वारा हमें वो अधिकार था एंट्रेंस देने का। अब सरकार हमें मना कर दे और पढ़ने के लिए रोक दे, तो क्या हम ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास अधिकार है, हमारे पास छूट है, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, कहीं भी लीगली, और अब हर किसी को पढ़ने की छूट है।
चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी कुछ भी उसका जेंडर हो। तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स थे जो कि आर्टिकल 29 से 30 में है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32, यह जो है यह भी एक राइट है जो 6th राइट हमने बात करी थी, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या आपको पता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दिस द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आत्मा और दिल कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का। अब संविधान का क्यों? क्योंकि दिस राइट अलाउज सिटीजन टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन एनी ऑफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। अच्छा, अब सरकार ने हमें अधिकार दिए, पहली बात तो वो संविधान में गढ़े थे, अब वहीं से सरकार ने हमें अधिकार दिए। अब अगर हम बात करें कोई सरकारी अफसर ही या फिर कोई सरकारी कार्य करने वाला ही इंसान हमारे उन अधिकारों को ना माने और उनके विरुद्ध जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस चीज के लिए भी एक अधिकार है जो कि आर्टिकल 32 में लिखा गया है। और इस जो आर्टिकल 32 है इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इस कथन की वजह से, क्योंकि ये सीधा सीधा कहता है अगर आपके अधिकारों के साथ कुछ गलत हो, उनके विरुद्ध कोई जाए या फिर आप उनका अच्छे से पालन ना कर पाए तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगा सकते हैं और जा सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। तो यह था आर्टिकल 32। आते हैं अब नीचे देखते हैं 2 मोर इम्पोर्टेंट राइट्स। जैसा कि मैंने कहा था कि जो अधिकार हैं वो किसी फिक्स अमाउंट में नहीं है, उनकी कोई स्थिर संख्या नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि समय के साथ साथ मांग बढ़ती है, लोगों की विचारधाराएं बदलती हैं, अधिकार भी बनते तथा मिटते हैं। तो ये वो 2 अधिकार हैं जो एक्सपेंड हुए थे समय के साथ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी पढ़ने का और हर चीज की इंफॉर्मेशन रखने का अधिकार। अभी जो न्यूज चैनल्स पर आप इंफॉर्मेशन देखते हैं वह न्यूज चैनल अगर सरकार चाहे तो बंद करवा सकती है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हमें अधिकार है, हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारी सरकार कर क्या रही है, हम मतलब हमारे पास हमारे घरों में जो चीज आ रही है कहाँ से आ रही है, हमारे देश के बॉर्डर पर क्या हालात है, चाहे भारत के किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन हो, उस इंफॉर्मेशन के बारे में जानने का अधिकार है हमें। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट राइट था। अब सरकार ने हमें अधिकार दे दिए, हमने उन अधिकारों का पालन भी किया, हमें अधिकार मिल गए, लेकिन अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है उन अधिकारों के तहत? क्योंकि अधिकार कोई खेलने की चीज नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज की। तो चलिए जानते हैं रिस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ। रिस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ यानी इन अधिकारों का, कानून का जो कानून है उसकी रिस्पेक्ट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉलरेंस एंड सोशल हार्मनी, मतलब अब कई अधिकार ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें कई चीज सहनी पड़ती हैं, अभी आपको पता लगेगा उनके बारे में भी। तो उनको भी सहना और सोशल हार्मनी यानी शांति से भाईचारे के साथ रहना सभी के साथ। प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, जी हाँ, प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी यह भी इसमें जरूरी है, क्योंकि हम सब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और सरकार ने हमें अधिकार दिया है इसमें पढ़ने का। अब आप सोचिए इसी स्कूल में मैं आकर, जिसके द्वारा सरकार के द्वारा मैं आया हूँ, और इसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊं, तो क्या ये जो राइट था मेरा एजुकेशन का उसका अपमान नहीं होगा? तो यह भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। और स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, जी हाँ, और इन अधिकारों के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना यानी इन अधिकारों की जानकारी होना, यह भी बहुत जरूरी है। स्टॉप करियो। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड यानी कि इन अधिकारों के बारे में हर जानकारी रखना, क्योंकि जब तक आप किसी चीज की जानकारी नहीं रखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस चीज का काम क्या है, उस चीज का महत्व, जिम्मेदारी है। और इनके बारे में इन्फॉर्म्ड इसलिए भी रहना चाहिए ताकि हम दूसरों को अवेयर कर सकें। अगर वह पीछे जा रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर उसके अधिकारों के विरुद्ध कोई जा रहा है, तो हम अवेयर हैं तो हम उसे बचा सकते हैं। तो यह भी जरूरी है कि हम अपने अधिकारों के लिए इन्फॉर्म्ड रहें। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स एंड अवेयर अदर्स।
दूसरों के अधिकारों की भी रिस्पेक्ट करना। अब मुझे अधिकार मिल गया, वही अधिकार दूसरे के पास है, तो मेरा यह मतलब नहीं बनता कि मैं उसके अधिकारों के विरुद्ध जाऊं, उसके अधिकारों का अपमान करूं। तो यह मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसा कि आपने समझा होगा, अगर मैं भारत का एक नागरिक हूं, तो यह मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, मैं उन अधिकारों की रक्षा भी करूं, उनके बारे में सबको बताऊं और इन्फॉर्म करूं, तथा उन अधिकारों के विरुद्ध ना जाने दूं किसी को। अगर कोई जा रहा है तो शिकायत करूं और अपने भारत देश की मदद करूं। शुक्रिया। मैं आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी मेरी प्रेजेंटेशन। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं।